friends, welcome to RT Academy. Friends, I hope आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के वीडियो को कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू लेके आया हूँ आज एक न्यू चैप्टर, बिकॉज हमने 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग के 3 वीडियोस में फिनिश किया, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था। लास्ट जो चैप्टर था हमारा वो चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड था, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमने प्रॉपर्टीज को देखा था, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट थे उस पे। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा जाना, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, जिसमें मैंने आपको एक फंडा बताया था, टाइगर का एग्जांपल देकर के, लेपर्ड का एग्जांपल देकर के, कैनिन ल्यूपस का एग्जांपल देकर के। एंड आखिरी हमारा उस चैप्टर का टॉपिक जो था वो था टैक्सोनॉमिकल एड्स, जहां से हमने हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जू, ये सारी चीजें देखी थी। फ्रेंड्स, हमने अच्छे से उन वीडियोस में लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लिया था कि हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, और ये जान लिया कि आखिर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो लिविंग क्यों है, क्या प्रॉपर्टी है उसके लिविंग होने की। जब ये सारी कहानी हम समझ गए तो हमारा हक बनता है कि हम आगे एक चीज जाने, और वो क्या है, वो है क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो किया गया, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हमने सारी चीजें देखी, लेकिन क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया। वहां पर मैं कहता था कि मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज and systematics, evolutionary relationship is known as systematics। वहां पर हमने ये देखा। अब हमारे कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर ने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा क्या है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें ये बताया जाएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो किया गया, लेकिन किस बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है, यही है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला टॉपिक, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एरिस्टोटल हक बनता है इनका, पहले हमें रीजन क्या है, आप नो दैट कि ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, तो सिंपल सी बात है, थीम तो कुछ दी होगी इन्होंने। तो भाई साहब एरिस्टोटल काफी अच्छे हैं इंसान। एरिस्टोटल सिकंदर के टीचर भी हुआ करते थे, अलेक्जेंडरिया के। एरिस्टोटल ने जब क्लासिफिकेशन किया तो कितनी उस समय नॉलेज नहीं थी फ्रेंड्स, धीरे धीरे कर किया। तो जब इन्होंने डिवाइड किया तो इन्होंने एनिमल्स को, क्योंकि इनका हक था, जूलॉजी के ये बने थे फादर, जूलॉजी के ये बने फादर, तो इन्होंने जूलॉजी पे क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया और इन्होंने एनिमल को दो चीजों पे, दो बेस पे डिवाइड किया। कहा वो एनिमल्स जिनके बॉडी में रेड कलर का ब्लड है उनको इन्होंने एक अलग कैटेगरी दी, जिन एनिमल्स का ब्लड रेड नहीं है उसको अलग कैटेगरी कर। अब सवाल उठता है, सर कौन से ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी इंसेक्ट देखेंगे, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटोज हैं, आप कभी इनको मतलब मारिए नहीं, कभी मर जाते हैं धोखे से, तो आप देखेंगे इनमें पस लाइक या येलोइश कलर का फ्लूइड निकलता है। जो वो येलोइश फ्लूइड निकलता है वो फ्रेंड्स इनका ब्लड होता है। क्लियर? तो इन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया ब्लड के बिहाफ पे कि किसी में रेड ब्लड होगा, किसी में रेड ब्लड नहीं होगा। जब रेड ब्लड की बात आई तो मैमल्स आ गए, बिकॉज़ हम लोग मैमल्स हैं, हमारा ब्लड रेड है। वहीं पर लिजर्ड आ गई, बर्ड्स आ गई, फिशेस रख दिया इन्होंने। जो नो रेड ब्लड वाले हैं, हार्ड बॉडीडाइड, सॉफ्ट बॉडीडाइड, सॉफ्ट बॉडीज वाले मतलब कि जिनकी हार्ड बॉडी है, तो इन्होंने बोल दिया इंसेक्ट। सॉफ्ट बॉडी, देखिए सॉफ्ट बॉडी में ये रखना है किसी में शेल है और किसी में शेल नहीं है। जिसमें शेल है वो शेलफिश हो गया, सेलफिश। तब ये सेलफिश बोलते थे, बोला सेलफिश नहीं है स्वार्थी वाला भाई, ये सेलफिश इन्होंने बोला जिसमें सेल पाई जाती, क्योंकि तब नहीं डिस्कवरी हुई थी फाइलम मोलस्का की, फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। बिकॉज़ फाइलम मोलस्का के या फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, जिसे मेंटल कहते हैं। तब था ही नहीं पता, तो इन्होंने उसको सेलफिश बोल दिया कि वो शेलफिश है जिनके पास शेल है। नो शेलफिश वाली जेलीफिश हो गई, समुद्र में मिलती है जेलीफिश, ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। इस बिहाफ पे इन्होंने, एरिस्टोटल ने ऐसे क्लासिफाई किया रेड ब्लड पे और नो रेड ब्लड पे। लेकिन फ्रेंड्स बात आती है, दौर गुजरता है,
तब के लोगों के लिए यही काफी था, बहुत बड़ी चीज अरिस्टोटल ने बता दी भाई। लेकिन जैसे जैसे दौर गुजरा, आ गए हमारे कैरोलस लीनियस, दार इंसान कैरोलस लीनियस। काफी कुछ काम किया हमारे बायोलॉजी में इन्होंने, आपने देखा भी था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी बुक पब्लिश करी, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, काफी काम किया कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस यहाँ पर भी मौजूद है। कैरोलस लीनियस ने 1758 के दौर में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिखाया और बताया कि ऑर्गेनिज्म टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में। धरती पे जितने भी पॉपुलेशन है, इन्होंने उस ओवरऑल पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। बोले एक होगा किंगडम प्लांटे। किंगडम का मैं बार-बार मतलब बताता हूं, वहां भी मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में, किंगडम एक सत्ता है, पूरी हुकूमत। इन्होंने बोला धरती पे 2 लोगों की हुकूमत चलेगी। एक हुकूमत चलेगी किंगडम प्लांटे के, प्लांटे मतलब प्लांट्स वाले पार्ट हो गए। दूसरा बोल रहा है कि जो हुकूमत चलेगी वो चलेगी एनिमल्स की, और उसके लिए हमने बोल दिया एनिमैलिया। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि धरती पे 2 लोगों की सत्ता है, या तो प्लांट है या तो एनिमल है। इसके बिहाफ पे इन्होंने किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमैलिया बना डाला। चलिए भाई, बहुत बढ़िया काम किया। टोटल आइए कर लेते हैं कैरोलस लीनियस की कुछ ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या था बेटा? आपने कह तो दिया कैरोलस जी कि धरती पे हमारा किंगडम प्लांटे है और इस अर्थ पे हमारा किंगडम एनिमल है। चलिए ठीक है आपने किंगडम प्लांटे में, लेकिन आप खुद गाइस इस समय आप देखते होंगे कि आपको प्लांट एक तो टेरेस्ट्रियल रीजन में दिखाई पड़ते हैं, मैंगो, नीम, व्हाटएवर जो भी सारी चीजें, आपको ग्रासेस भी दिखाई पड़ती हैं। आपने एल्गीज देखी हुई है एक्वाटिक मीडियम में, कहीं रिवर में एल्गीज है, कहीं पॉन्ड में एल्गीज है, कभी बारिश हो गई जो सड़ने वाली एल्गीज है। कहीं पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं, कहीं पे मल्टीसेलुलर हैं। कैरोलस लीनियस ये चीजों को बता नहीं पाए, उन्होंने प्लांट्स को सब मिक्स करके रख दिया। याद रखिएगा, शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन मेरा फर्स्ट चैप्टर से बता दूं, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म की सेल्स होती है, यूकैरियोटिक एंड एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले अर्थ पे जब सेल्स बनी तो वो सेल्स प्रोकैरियोटिक थी। ये है क्या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक का मीन होता है कि जिन सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट हो, जिन सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा वो प्रोकैरियोटिक होंगी। जिन सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ये भी एब्सेंट है वो सेल हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो जब धरती में जब सेल बनी तो यही सिंपल सेल बनी, प्रोकैरियोटिक सेल बनी, जिनके पास ना तो न्यूक्लियस था ना ही सेल ऑर्गेनल्स थे। एक तो ये सेल्स हो गई। अब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, वो हमारे यूकैरियोटिक हो गए। तो याद रखिएगा 2 टाइप की सेल्स हैं, और आज की जो भी पॉपुलेशन है उसमें यही 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी, या तो वो यूकैरियोटिक होगा या तो प्रोकैरियोटिक होगा। हम लोग यूकैरियोटिक में हैं, अदर एनिमल्स यूकैरियोटिक में हैं, बिकॉज़ सबके पास सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सेल ऑर्गेनल्स है। लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हमारी एल्गीज भी उसी में आती हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। तो जो लीनियस ने बताया किंगडम प्लांटे, उस प्लांटे के कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि उन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब साथ में रख दिया, जो कि ये संभव नहीं है, ना ही करना चाहिए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्यों साथ रखते हैं? दोनों सेल्स अलग है तो दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग होंगे। इसलिए कैरोलस लीनियस को थोड़ा सा इस पे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस टाइम पब्लिक को इतना ही नहीं पता था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है। वो तो बोले किंगडम प्लांटे है, किंगडम एनिमल, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो ड्रॉबैक निकला हमारा कि प्रोकैरियोट, देखिए प्रोकैरियोट्स वही चीज देखो कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, उन प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, यूबैक्टीरिया, फंजाई, मॉस, स्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब चीजें बता ही नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ प्लांट बोल दिया बस। तो ये उनके ड्रॉबैक्स आ गए। इन्होंने इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप। इन्होंने अगर प्लांट लिख दिया तो प्लांट में यूनिसेलुलर भी डाल दिया है, प्लांट में मल्टीसेलुलर भी डाल दिया है। जैसे एग्जांपल पे देखें तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर है, दोनों को एक साथ उछेड़ दिया। जब दोनों को एक साथ कर दिया तो फ्रेंड सिंपल सी बात है,
ये बात तो चलेगी नहीं। उस टाइम के लोगों के लिए ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बदलती जा रही है, नई नई डिस्कवरीज आती जा रही है, चलिए आगे नई डिस्कवरी आई क्या? हाँ, ये बहुत ही फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, लेकिन आपको थोड़ी हिस्ट्री बतानी जरूरी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। काफी जेंटलमैन लग रहे हैं। ये जेंटलमैन थे R.H. विटेकर, अंडरटेकर के रिश्तेदार, शायद पूर्वज रहे उनके। R.H. विटेकर अंडरटेकर के रिश्तेदार, इन्होंने 1969 में, रिश्तेदार नहीं थे भाई, मजाक कर रहा था, ठीक है। R.H. विटेकर ने ये प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 उंगलियों जैसे हैं। 5 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब मार्केट में आया तो लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन आप देखिए ईयर कितना चला गया, 200 साल बीत गए। कहाँ 1773 में चला गया, कहाँ 1969 में आ गया। अब तक लोग उसी को मानते रहे, हाँ भाई प्लांटे, एनिमेलिया। लेकिन जब R.H. विटेकर आए तो इनकी थीसिस लोगों को ज्यादा पसंद आई, क्योंकि R.H. विटेकर ने चीजों को काफी अलग कर दिया था। अब R.H. विटेकर ने किया क्या था, चलिए देखते हैं। R.H. विटेकर ने सबसे पहले जो अपने क्लासिफिकेशन का बेस बनाया, देखिए हर चीज का बेस होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया क्लासिफिकेशन जो बना पढ़ रहे हैं, अब किसी न किसी बेस पे क्लासिफाई किया जा रहा है। स्टार्टिंग में हमने बेस नहीं देखा था, अब बेस देख रहे हैं, किस बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो R.H. विटेकर ने जो क्लासिफाई किया, पहले उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को देखा कि किसी सेल का सेल स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा उन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस क्या होता है बेटा, बेसिकली ये थैलस बना है, एक टर्म है हमारे थैला से, जिसका हमारे ये लैटिन वर्ड्स हैं। यहाँ पर इस थैलस का जो हमारा मीन है, वो मीन है हमारा बैग से। थैलस मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग मतलब चट्टान, ना उसके रूट होगी, ना उसकी स्टेम होगी, ना उसके लीफ होगी। R.H. विटेकर ने सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर पे दिया कि वो भाई प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। जो पहले बात मैंने आपको बताई थी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो R.H. विटेकर का पहला बेस था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है तो अलग करो, यूकैरियोट है अलग करिए। दूसरा इन्होंने लिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मींस प्लांट की बॉडी या एनिमल की बॉडी कैसी है। प्लांट है तो उसमें रूट स्टेम लीफ है तो ठीक है भाई, आप पर चले जाओ, नहीं है तो भाई आप पर चले जाइए। नहीं है तो किसमें नहीं है, आप देखते हैं जो एलीज है, शुद्ध हिंदी में काई जो देखते हैं आप, उसमें ना तो रूट मिलेगी, ना तो स्टेम मिलेगा, ना तो लीफ। तो अलग करना है नहीं करना, दोनों ही सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन देखिए कर रहे हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। R.H. विटेकर ने यही चीज पकड़ ली, उन्होंने कहा ऐसा है, रूट स्टेम लीफ वाले प्लांट अलग करिए और एल्गी वाले प्लांट अलग करिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने न्यूट्रिशन को भी ध्यान रखा कि आखिर कोई प्लांट या कोई एनिमल, इनके न्यूट्रिशन का मोड क्या है। प्लांट बेचारे सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, मानते करा, ठीक है। हम एनिमल्स उनके बनाए हुए खाने को खाते हैं, क्या दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। सिंपल सी बात है, कैटेगरी अलग करनी पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पर ऑटोट्रॉप को अलग किया, ऑटोट्रॉप्स को अलग किया एंड हेटेरोट्रॉप्स को अलग किया। इस तरीके से इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फायदा उठाया। रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे भी ले लिया, तो कोई एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का यूज कर रहा है, कोई सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का यूज कर रहा है, इसके बिहाफ पे भी इन्होंने अलग कर लिया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को सिस्टमैटिक्स बोला गया था, कैरोलस लिनेस ने ही बोला था सिस्टमैटिक्स। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जब किसी के एंसेस्टर यानी पूर्वज का क्या रिलेशन है, हमारा, आपका, बंदरों का, चिंपैंजी का एक एंसेस्टर था, हमको एक तरफ रखा जाएगा। बर्ड्स के एंसेस्टर रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स के एंसेस्टर उधर चले जाइए, उनको अलग रूप में रख दिया। यानी जब किसी को हम अटैच कर रहे हैं उसके एंसेस्टर के थ्रू,
तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पॉइंट नोटेबल है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सबसे उम्दा बेस माना जाता है क्लासिफिकेशन का। यानी क्लासिफिकेशन कभी भी होगा लेकिन उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखना जरूरी होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है? एंसेस्टरल रिलेशन। हमारे एंसेस्टर कैसे थे? घोड़े के एंसेस्टर दूसरे, तो हम एक दूसरे में रखे नहीं जा सकते। उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अलग है, हमारे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अलग है। तो ये सबसे बेस माना गया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन चीजों पे, इन टर्म्स पे हमारे विटेकर ने क्लासिफाई जब किया, जब पूरा निचोड़ा कि क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे सेल है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, क्या उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्या उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, ये जब सारी चीजों को उन्होंने निचोड़ा तो बना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को इन्हीं सब के बिहाफ पे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बिहाफ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने, तो आपका आंसर होगा आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। फिर आपसे पूछ सकता है किस बेस पे आप इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो ये सारे बेस लिखे हुए हैं, किस बेस पे किया क्लासिफिकेशन। चलिए अब इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखिए, सबसे पहला था किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटे एंड फिफ्थ किंगडम एनिमलिया। 5 उंगलियां याद रखिएगा हमेशा। किंगडम मोनेरा, चलिए मोनेरा क्या है? किंगडम मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए जो प्रोकैरियोट थे, जो प्रोकैरियोट्स थे। मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में बता चुका हूं, लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेन्स। ये यूनिसेलुलर तो थे ही थे, ये यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स। पहले सिंपल सी चीज, ज्यादा नहीं समझो, थोड़ा थोड़ा। किंगडम मोनेरा में जब भी कोई पूछता है क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले आपने बता देना है सर, सबसे पहली बात तो किंगडम मोनेरा में माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं सर। गुड एग्जांपल बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा पे चले जाइए। किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन हुआ। किंगडम प्रोटिस्टा थोड़ा सा एडवांस हो गए थे, तो ये भी यूनिसेलुलर थे, तो ये भी यूनिसेलुलर, बट ये यूकैरियोट थे, यूकैरियोट्स थे, थोड़ा सा इनसे एडवांस हो गए। ये प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, ये एडवांस हुए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, थोड़ा और एडवांस बना। आ गया किंगडम फंजाई, थर्ड नंबर। किंगडम फंजाई सबसे पहली बात तो सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब है सड़ी गली चीजें खाने वाला, डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल को खाने वाला। डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल जो हमारा है उसी को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। ये डिपेंडेंट होते हैं सैप्रोफाइटिक, दे डिपेंडेंट है सड़ी गली चीजों पे। सड़ी गली चीजों से याद रखिएगा, सड़ी गली से जुड़ा है, एस से सड़ा गला, एस से सैप्रोफाइटिक, याद रखिएगा, एस से सड़ा गला, एस से सैप्रोफाइटिक। तो किंगडम फंजाई क्या है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करता था। देखिए इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा था यहाँ पर, ये सैप्रोफाइटिक पे बेस्ड थे, इसलिए इनको अलग कर दिया। भाई तुम सड़ी गली चीजें खाते हो, हटो यहाँ से। एक खास बात और, इनमें सेल वॉल पाई जाती थी। सेल वॉल तो पाई जाती है प्रोकैरियोट्स मोनेरा में भी, लेकिन इनकी सेल वॉल में पाया जाता है काइटिन। काइटिन, अब सवाल उठता है सर काइटिन क्या है, थोड़ा बता दीजिए इनको काइटिन के बारे में। तो ठीक है, समझ लीजिए काइटिन के बारे में। काइटिन एक तरीके का पॉलीसैकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, पॉलीसैकेराइड्स है। ये काइटिन फंजाई को प्रोटेक्ट करती है, इसकी वॉल है, प्रोटेक्ट करती है, तभी ये मॉइस्चर में भी रहती है, सर्दी गलती नहीं है, कुछ थोड़ा देती है। इसके एग्जांपल बहुत कॉमन से हैं। फंजाई खाते भी हैं हम लोग, जो मशरूम होती है वो भी फंजाई है। टोड स्टूल थोड़ा पॉइजनस होता है, वो देखे थे हम लोग, फ्रॉग बैठा होता है टोड उसके नीचे, है ना। तो टोड स्टूल भी क्या है? फंजाई में रखा गया है। थर्ड किंगडम हमारा। फोर्थ किंगडम और एडवांस हो गया। फोर्थ किंगडम जब और एडवांस हो गया तो बन गया किंगडम प्लांटे। क्यों एडवांस हो गया? क्योंकि इसने एक सत्ताधारी करी। ये आपके ऑटोट्रॉफ्स थे, ये आपके ऑटोट्रॉफ्स थे, अपना खाना खुद बनाएंगे। ये बहुत बड़ा इवोल्यूशन है जब अर्थ पे ओरिजिन हुई लाइफ।
तो किंगडम प्लांटे में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बनाएंगे। सेल वॉल इनके पास भी थी, सेल वॉल इनके पास भी थी, लेकिन यहाँ सेल वॉल में काइटिन है, ये यहाँ सेल वॉल में सेलुलोज है। सेलुलोज डिफरेंसेस देख रहे हैं, बेसिक मैंने पॉइंट बताया डिफरेंसेस के आपको, अभी एक बार रिवाइज कराऊंगा। किंगडम प्लांटे में ऑटोट्रॉप्स हो गए और वो सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। इनसे थोड़ा और एडवांस हुए, जब इनसे थोड़ा और एडवांस हुए तो बन गए हम एनिमल्स, और हम एनिमल्स जो आज सारे किंगडम पर राज करते हैं, ये एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स थे। हेटेरोट्रॉप्स थे ये एनिमल्स, और ये लैक ऑफ सेल वॉल, लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट। इन बेसिस पे हमारे आरएच विल्टेकर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। सारे पॉइंट्स पे पर रिवाइज कर लें। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ये भी है बट यूकैरियोट्स है। किंगडम फंजाई सैप्रोफाइटिक, सेल वॉल प्रेजेंट है काइटिन की। किंगडम प्लांटे ऑटोट्रॉप्स है, सेल वॉल बनी पाई जाएगी लेकिन सेलुलोज की। किंगडम एनिमेलिया हेटेरोट्रॉप्स है, सेल वॉल लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल गायब। तो बिना देखे बोर्ड पे एक और रिवाइज करें। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, गुड, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। क्या क्या हुआ? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। क्लियर? डन हो गया? वेरी गुड। चलिए आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक किंगडम मोनेरा। हमारा अब एक एक किंगडम के डेप्थ में चलेंगे, उसके एग्जांपल्स को समझेंगे। तो अब जब हम डेप्थ में चल रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो किंगडम मोनेरा की कहानी चालू कर दीजिए। किंगडम मोनेरा फेस है भाई, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, ये छोटा बच्चा देखिए कैसे बैक्टीरिया से खड़ा है ना। तो बैक्टीरिया हार्मफुल भी है, यूजफुल भी है। बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, इसीलिए कहीं पर भी कोने में भी आप मिल्क को बिना बॉईल करे रख दीजिए, कुछ देर बाद वो जानते ही हैं दूध का पनीर बन जाता है फट करके, क्योंकि वो बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, बस बेचारे बोल नहीं पाते, नहीं तो सत्ता तो इनकी बहुत ज्यादा बड़ी है। आप अगर एक मुट्ठी में मिट्टी लें तो उस मिट्टी में 100 बैक्टीरिया मौजूद है, मिनिमम 100। 1 लीटर पानी जो हम पीते हैं नॉर्मल, उसमें भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन शायद जो नॉर्मल हम पानी पी रहे हैं उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, इसलिए हमको नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो नुकसान की बात होगी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। 12th में आपको मैं इस पे वीडियो दूंगा। ई कोलाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में होता है और कई सारे विटामिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अच्छे भी फायदे भी हैं बैक्टीरिया के। उसी बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा में। अपनी जगह अलग है, तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा में। हम सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे बैक्टीरिया। बेसिकली किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको आपकी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दूं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं तो पता ही आपको, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है। यहाँ किंगडम मोनेरा को भी पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा बनेगा आर्की बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, अब हम किंगडम मोनेरा पे हैं। किंगडम मोनेरा पहुंच रहे। किंगडम मोनेरा पे हमने जब स्टार्ट किया तो हमने कहा किंगडम मोनेरा में 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं। एक आर्की बैक्टीरिया है, दूसरा हमारे यू बैक्टीरिया है। दूसरा हमारा यू बैक्टीरिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया है, यानी धरती पे जब बैक्टीरिया आए तो सबसे पहले यही बैक्टीरिया मौजूद थे, एंशिएंट बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया में बहुत पावर है, बहुत पावर इन द सेंस फाइटिंग की पावर नहीं, रेजिस्टेंस पावर। रेजिस्टेंस पावर इनमें इतनी अच्छी है कि हाई टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, लोएस्ट टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। किसी जगह पे एसिडिक बहुत ज्यादा मीडियम है, वहां पर भी जिंदा रहेंगे। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं।
तो आर्केइक बैक्टीरिया एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया है। जब धरती बनी तब ये बैक्टीरिया बने सबसे पहले। इन्हीं बैक्टीरिया में जब मॉडिफिकेशन हुआ तो यू बैक्टीरिया बने। यू बैक्टीरिया का मतलब इसी को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि दोनों के सेल वॉल में कुछ केमिकल कंपोजिशन है, बताऊंगा अभी इकट्ठे बताऊंगा। तो यहां पर याद रखिए मोनेरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा, उस किंगडम मोनेरा में दो पार्ट बनाए गए। एक आर्केइक बैक्टीरिया प्राचीन बैक्टीरिया, दूसरे यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया आज के कॉमन वर्ल्ड में हमें डिफरेंट टाइप की डिसीज फैला रहे हैं। जैसे टीबी का डिसीज फैलाने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बैक्टीरिया है ट्रू बैक्टीरिया में आएंगे, ये हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया में आएंगे। तो एंशिएंट बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, आर्केइक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, देन हम चलेंगे यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए सबसे पहले चलते हैं आर्केइक बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले बैक्टीरिया उठा। अब आपके दिमाग में आ गया कि अरे सर बैक्टीरिया बोल रहे हैं, दैट्स मीन दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, आर्केइक बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। चलिए बैक्टीरिया के कॉमन डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात अभी मैंने बताया, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल सॉइल। एक मुट्ठी मिट्टी ले लें, 100 बैक्टीरिया। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस। ये कौन हो सकते हैं? दिमाग लगा लीजिए, ये वही बैक्टीरिया है। कौन से? आर्केइक बैक्टीरिया। वेरी गुड। आर्की बैक्टीरिया है, हॉट स्प्रिंग में भी रह लेंगे, डेजर्ट में भी रह लेंगे, स्नो पे भी रह लेंगे, डीप ओशियंस में भी रह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी सेल वॉल में काफी दम है जो उनको दे रही है रेजिस्टेंस पावर। मैनी आर पैरासाइट्स, बहुत सारे पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स होंगे भाई, क्योंकि बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में जाता है तो हमें नुकसान भी करता है, तो वो पैरासाइट्स हो गए। देखिए हमारे पास कुछ बैक्टीरिया दिख रहा है, ये देखिए कैसे फिलामेंट लाइक बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है आपको। सोचिए हमारे हाथ में भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हम बस देख नहीं पाते उनको। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम जो देख रहे हैं आप, देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको जब हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। तो ये एक सिंगल सा बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके फ्लैजला निकले हुए जिससे लोकोमोशन करता है। आगे बढ़ो। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर जानने से पहले बैक्टीरिया के टाइप्स को बताया गया है। क्या है बैक्टीरिया के टाइप? कुछ बैक्टीरिया हमारे राउंड शेप के होते हैं या स्फेरिकल शेप के होते हैं। जब बैक्टीरिया आपको स्फेरिकल शेप का दिखाई पड़ रहा है तो आप उसको टर्म लगा देते हैं कॉकस। अभी आगे जब पढ़ेंगे आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे बैक्टीरिया की, तो जैसे वहां पर एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये क्या होता है? ये एक बीमारी कॉज करता है, निमोनिया। ये एक बीमारी कॉज करता है निमोनिया। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा होती है निमोनिया, जिससे लंग्स में उनके एक लिक्विड म्यूकस फील हो जाता है, एल्वियोलस में वो सांस लेने में दिक्कत होती है, स्किन ब्लू होने लगती है, अगर सही ट्रीटमेंट ना किया गया तो डेथ भी हो जाती है। उस निमोनिया के लिए जिम्मेदार ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब देखिए यहाँ पर टर्म आ गया हमारा कॉकस, तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ? ये कॉकस। कॉकस का मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये स्फेरिकल शेप में होगा, इसमें क्या लगा दिया हमने? कॉकस। समझ गए ना क्या टर्म होते हैं? अब जब हम आगे पढ़े कभी कि हाँ भाई ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, तो आपके दिमाग में आ गया कि ये स्ट्रेप्टोकोकस शेप का है, ये राउंड शेप का है। राउंड शेप का है या स्फेरिकल शेप का है, क्यों? क्योंकि कॉकस से हम समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप के, ये दिख रहा है रॉड शेप। ये जो रॉड शेप का बैक्टीरिया देखते हैं इनके लिए क्या यूज करते हैं? बैसिलस। कभी कभी हम भूल जाते हैं आगे कि अरे यार बैसिलस में राउंड शेप की कॉकस का। थोड़ा सा मैं कुछ हिंट भी दूंगा आपको, एक ट्रिक्स दूंगा, हल्की फुल्की ट्रिक्स जो मैं यूज करता था, अब मैं अपनी चीज आपको साझा करता हूँ अभी वो। तो बैसिलस मतलब रॉड शेप है। चलिए नेक्स्ट आता है कॉमा शेप। कुछ बैक्टीरिया हमारे कॉमा शेप में दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ये जो बैक्टीरिया कॉमा शेप में दिखाई पड़ रहे हैं ये हमारे बैक्टीरिया, अगर कहीं पर कॉमा से कोई बैक्टीरिया हो तो टर्म लगाते हैं विब्रियम। जैसे कि एक बीमारी होती है कॉलरा, बहुत चलता है, गर्मियों में बहुत फैलती कॉलरा। उस कॉलरा के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया इसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। अब देखिए विब्रियो लग गया, विब्रियम से लेगा, यानी जो विब्रियो कॉलेरी है वो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए स्पाइरुलम। स्पाइरुलम से कुछ मिला स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया है, थोड़े से ऐसे ऐसे बैक्टीरिया।
तो जब बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में दिखेगा तो हम बोलेंगे स्पाइरुलम, टर्म लगा दिया हमने। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज क्लियर रखिए, क्योंकि आप आगे आगे भविष्य में आप बायो की किस फील्ड में चले जाएं कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जानना जरूरी है। तो हमारे पास देखा जाए तो ये 4 टाइप के शेप मिले, कॉकस मिला हमको, बैसिलस मिला, विब्रियम मिला, स्पाइरुलम मिला। ये अलग अलग शेप के बैक्टीरिया थे। कॉकस, देखिए कॉकस में ओ आ रहा है, समझिएगा थोड़ा सा, ओ से दिमाग लगाइए स्फेरिकल शेप में, थोड़ा सा फंडा मिलेगा। कॉकस में ओ आ रहा है, ओ का मतलब स्फेरिकल शेप में। बैसिलस, बी फॉर बैम्बू, बैम्बू कैसा होता है, रॉड शेप होता है, तो बैम्बू से बना लीजिए बैसिलस, ठीक है। बाकी विब्रियम के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा कॉमन शेप है। स्पाइरुलम खुद बन रहा है स्पाइरल शेप में, अगर स्पाइरल शेप में तो बन गया स्पाइरुलम। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें। ये हमारा था टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जब हम पहुंचे थे तो हम पहुंचे थे कहां पर, किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और पहले एरिस्टोटल भाई साहब मौजूद थे। तो स्टार्टिंग से एंड जो आ रही है, हमेशा मैं इस चीज को बीच बीच में रिवाइज कराता रहता हूं, क्योंकि आप कहीं सीक्वेंस न भूल जाएं। सीक्वेंस बना के दिमाग में रखेंगे तो चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी। सीक्वेंस क्या था, एरिस्टोटल आए, रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म को अलग किया, विदाउट रेड ब्लड वाले को अलग कर दिया। टू किंगडम में आ गए, कौन आ गया, कैरोलस लिनियस, क्या कर दिया, प्लांटे किंगडम एनिमलिया। कुछ ड्रॉबैक्स भी थे उनके, मैंने बताया आपको, जिन्होंने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया था। उससे बात नहीं बनी, 1969 में चले आए कौन, आर.एच. विटेकर, उन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हम पहला किंगडम पढ़ रहे हैं, किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया आपको, क्या कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, क्लियर। किंगडम मोनेरा के बाद आगे हमने फिर आपको क्या बताया कि इसके भी 2 पार्ट्स किए गए, एक आर्केइक बैक्टीरिया, अनदर वन इज यू बैक्टीरिया। आर्केइक बैक्टीरिया एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया आज के मॉडर्न बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, डीप ओशियंस में है, स्नो में है, हॉट स्प्रिंग्स में है, एसिडिक कहीं मीडियम है तो वहां भी मौजूद है, हर जगह बैक्टीरिया पाया जा रहा है। फिर हमने बात करी यार बैक्टीरिया के टाइप्स की, कि कैसे बैक्टीरिया होते हैं, हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। बैक्टीरिया कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के। देखिएगा बेसिस किस बेस पे दे रहे हैं, शेप के बिहाफ पे दे रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के वो टाइप आएंगे, अभी न्यूट्रिशन के टाइप पे बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो शेप के बिहाफ पे हमने बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया। कॉकस स्फेरिकल शेप के लिए है, बैसिलस रॉड शेप के लिए है, विब्रियम कॉमा शेप के लिए है, स्पाइरुलम स्पाइरल शेप के लिए है। ये हमारे थे 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। नेक्स्ट टर्म पे हम आपको बैक्टीरिया की एनाटॉमी बताएंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर हम आर्केइक बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे, चैप्टर ज्यादा भी बड़ा रहेगा थोड़ा सा, लेकिन फ्रेंड्स बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट, मैं हमेशा ही कहता हूं आपसे कि कभी भी वीडियोस को सीक्वेंशियली देखिए। बीच से कोई वीडियो देखेंगे तो शायद समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखें। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे प्रीवियस चैनल्स को देखें, प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं उनको देखें, और जो रेगुलर से बने हुए हैं उनके लिए थैंक्स रेगुलरिटी से देखने के लिए। बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बायोलॉजी पहुंच सके और उनका बेनिफिट हो सके। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑन आरके एकेडमी। ओके, बाय बाय।